गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। और बच्चों आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम 3 चैप्टर्स, आपका जो फर्स्ट चैप्टर था हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड, उसके बाद हमने पढ़ी थी एक पोएम भारत आर मदरलैंड, और नेक्स्ट था बच्चों पॉटर वाला चैप्टर। ठीक है, इन तीनों चैप्टर्स को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों विद द फर्स्ट चैप्टर, हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। इसमें हमने देखा था the story was about a 12-year girl, a 12-year girl who used to stay with his with her grandparents in कर्नाटका, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कर्नाटका में रहती थी। ठीक है, और फिर वो बताती है कि हमारे टाइम में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, इस वजह से हर चीज लेट आया करती थी। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब चीजें बहुत लेट हो जाती थी, एक एक दिन आगे पीछे हो जाया करता था। और फिर वो बताना शुरू करती है उस वक्त की एक महान लेखिका के बारे में जिनका नाम था त्रिवेणी। वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा करती थी अपनी स्टोरीज को, और उनकी जो स्टोरी थी बच्चों वो मोस्टली डील करती थी विद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दैट वर रिलेटेड टू एवरी ऑर्डिनरी पीपल। बट ये एक अनफॉर्चुनेट खबर थी कन्नड़ लिटरेचर के लिए कि उनका बहुत ही जल्दी देहांत भी हो जाता है। बट इवन आफ्टर हर डेथ, अराउंड 40 years लेटर, स्टिल पीपल आर फॉन्ड ऑफ हर स्टोरीज। उसकी कहानियों को बड़े ही ध्यान से लोग पढ़ते हैं, बड़े ही मजे के साथ पढ़ते हैं। हम देख पा रहे हैं शी इज द 12-year-old गर्ल, और ये और कोई नहीं बल्कि कौन है बच्चों, हमारी स्टोरी की ऑथर जिनका नाम है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति क्या करती थी, जो एक नोवेल आया करती थी त्रिवेणी के द्वारा लिखी हुई एक मैगजीन में, उससे कहानियां पढ़ करके अपनी दादी को सुनाती थी। उनकी एक नोवेल का नाम था काशी यात्री। ठीक है, और ये जिस मैगजीन में आती थी उसका नाम भी था क्या बच्चों, करमवीर। इज इट क्लियर। इसमें हम देखते हैं इट इज एन स्टोरी ऑफ ओल्ड ओल्ड लेडी, जिसकी की क्या ख्वाहिश थी कि वो काशी और या फिर वाराणसी जाए। जैसा कि बहुत से हिंदूज इस बात पे बिलीव करते हैं कि काशी में वर्शिप करने से, लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करने से क्या होता है, उनको अल्टीमेट पुण्य मिलता है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, और ये ओल्ड लेडी इस बात पे बिलीव करती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नोवेल, की और किस तरह से वो संघर्ष करती है वहां तक पहुंचने के लिए। ये सब कुछ इस नोवेल में लिखा था। इन द स्टोरी देयर वाज अ यंग ऑर्फन गर्ल, उसमें वहां पे एक ऑर्फन गर्ल भी होती है जिसे पैसे चाहिए थे बच्चों अपनी वेडिंग के लिए। और लास्ट में जो ओल्ड लेडी है वो क्या करती हैं, अपनी खुद की हैप्पीनेस का सेक्रीफाइस करती हैं, और वो ये कहती हैं कि वर्शिप करने से बेहतर है कि मैं क्या करूं, इस लड़की की मदद करूं, और उसकी मदद भी वो करती हैं। जिनका नाम कृष्ण का था वो पढ़ लिख नहीं सकती थी, इसलिए जब हर वेडनेसडे को ये मैगजीन आती थी तो जो ऑथर है वो अपनी दादी को कहानी पढ़कर सुनाती थी, और ऐसा ही सिलसिला चलता रहता था। और दादी बहुत ही ध्यान से इस कहानी को सुनती थी और इस कहानी में इतना खो जाती थी। जो इस कहानी की मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, उससे वो खुद को रिलेट करने लगती थी, क्योंकि जिस तरह से वो कहानी में जाना चाहती है काशी, जो दादी है कृष्णका है वो भी काशी जाना चाहती थी। इसलिए वो इस स्टोरी को अपने से बहुत ज्यादा रिलेट करके देखती हैं। और कहानी सुनने के बाद वो लोग एक टेम्पल में जाते थे जहाँ पे वो कहानी बाकी पड़ोस की सभी जितनी भी दादियां थी उनको वो कहानियां सुनाती थी, और बच्चे टेम्पल में खेलते थे। उसके बाद बच्चों एक दिन ऐसा आता है जब ऑथर को किसी वेडिंग पे जाना पड़ता है। वेडिंग पे वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए गई थी, लेकिन वो वेडिंग थोड़ी क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, या फिर किसी वजह से जो उनका स्टे था वहां पे वो एक्सटेंड हो जाता है करीबन 1 हफ्ते के लिए। और 1 हफ्ते बाद जब वो वापस आती हैं तो देखती हैं कि उन्हें देखते ही जो दादी थी वो रोने लगती हैं। ये बात उस वक्त ऑथर को समझ नहीं आती। वो बाद में अंदर जाके उनसे पूछते हैं कि क्या आप ठीक हैं। उस पर दादी हाँ कर देती हैं और चली जाती हैं। रात को सोते वक्त जब वो सो रहे थे छत में ऑथर, तो दादी उसके पास आती हैं और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कुछ बातें कहती हैं। वो ये कहना शुरू करती हैं कि किस तरह से
जब वो ऑथर की एज की थी तो उनकी मदर एक्सपायर हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके फादर दूसरी मैरिज करते हैं और उस वक्त पढ़ाई का उतना ज्यादा चलन नहीं था तो उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता बल्कि उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है। और वो इस बात को हमेशा रिग्रेट करती हैं कि वो पढ़ नहीं पाई, इसलिए वो चाहती थी कि उनके बच्चे और उनके ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चिल्ड्रन हमेशा अच्छे स्कूल से पढ़ाई करें और अपनी स्टडीज को पूरा कंप्लीट करें। और ऑथर यहाँ पे कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दादी मुझे ये सारी कहानियां क्यों बता रही हैं। फिर वो लास्ट में इस बात को कंक्लूड करती हैं कि जब तुम यहाँ से चली गई थी तो मैगजीन आई थी और मेरा मेरा मैगजीन को पढ़ने का बहुत ज्यादा मन करता था, लेकिन क्योंकि मैं उसको समझ नहीं पाती थी इस वजह से मुझे वो मैगजीन समझ नहीं आई, ना मैं उसे पढ़ पाई। मेरा कई बार ऐसा मन हुआ कि मैं तुम्हारे विलेज आकर के उससे तुमसे समझूं और या फिर आसपास के किसी लोगों से पूछूं, बट फिर मुझे एम्बेरसमेंट फील हुई और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी और वेट करते करते पूरा एक हफ्ता निकल गया। तब मुझे महसूस हुआ कि मैं कितनी ज्यादा डिपेंडेंट हूँ बाकी सभी लोगों पर। और फिर वो कहती हैं कि जो हम हमारा परिवार है वो काफी संपन्न है, बट ऐसे संपन्नता का क्या फायदा जब मुझे सब पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। तब वो डिसाइड करती हैं कि आज के बाद मैं इंडिपेंडेंट बनूंगी एंड साथ ही साथ मैं तुमसे क्या सीखूंगी, कन्नड़ लैंग्वेज पढ़ना सीखूंगी। और वो खुद को एक डेडलाइन भी देती हैं कि सरस्वती पूजा दशहरा आने से पहले ही मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है किसी भी हालत में। शुरुआत में ऑथर ये सुन करके दादी का मजाक उड़ाती है, लेकिन बाद में जब वो देखती हैं अपनी दादी की विल पावर, उनका डिटर्मिनेशन, तो वो भी उन्हें पढ़ाना शुरू करती हैं। इस तरह से बच्चों उनकी क्लासेस शुरू होती हैं। दादी को रोज कन्नड़ लैंग्वेज के, कन्नड़ लिटरेचर के लेसन्स दिए जाते हैं और दादी वॉज अ क्विक लर्नर, वो बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेती हैं, सीख लेती हैं। और ऐसा करते करते वो दिन भी आ जाता है सरस्वती पूजा का। और आज जो ऑथर है वो अपनी दादी के लिए गिफ्ट ले जाती हैं एक नोवेल। और ये नोवेल कौन सी थी बच्चों? ये वही नोवेल थी काशी यात्री, जो पहले मैगजीन में आया करती थी लेकिन अब एक नोवेल के रूप में कंप्लीट नोवेल उनके सामने थी। तो वो गिफ्ट करना चाहती थी अपनी दादी को। और जैसे ही वो दादी के पास जाती हैं, दादी उस वक्त पूजा कर रही थी, दादी उसे पूजा घर में बुलाती हैं और एक स्टूल में बैठने को कहती हैं और गिफ्ट प्रेजेंट करती हैं जिसमें कि एक फ्रॉक थी। और गिफ्ट देते हुए वो अपनी ग्रैंड डॉटर या फिर हम कह सकते हैं ऑथर के पैर छूती हैं। इस पे बड़ी हैरानी होती है ऑथर को। वो कहती हैं कि आप बड़े होके मेरे पैर क्यों छू रहे हो? तो इसलिए वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे नहीं बल्कि एक टीचर के, इट इज अ रिचुअल इन आवर कंट्री कि हम जो हमारे गुरु हैं उनके पैरों को छूते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारे रूप में जो गुरु है उसके पैर छू रही हूँ। इसके बाद ऑथर भी उनके पैर छूती है और उन्हें नोवेल देती है। और नोवेल को देखते ही वो उसके टाइटल को पढ़ लेती है, उसके राइटर का नाम भी पढ़ लेती हैं। इससे ऑथर को पता चलता है कि अब जो मेरी दादी हैं वो अच्छे से पढ़ना सीख चुकी हैं और वो अब कोई सी भी नोवेल हो, कुछ भी हो, कन्नड़ लैंग्वेज में उसे पढ़ पाएंगी। वो कहती हैं लास्ट में, माई स्टूडेंट हैड पास विद फ्लाइंग कलर्स। और इसी के साथ बच्चों ये हमारी कहानी यहाँ पे फिनिश होती है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसका रिवीजन। इसके बाद हम सेकंड लेसन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था उसकी एक्सप्लेनेशन अब कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड वी विल बी स्टार्टिंग द पोएम। और पोएम कौन सी थी बच्चों हमारी? याद कीजिए। भारत आर्लैंड। भारत आर्लैंड में हमने क्या क्या चीजें देखी थी? इसमें बच्चों हमने अपनी कंट्री के बारे में जो चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं, थिंग्स वी आर प्राउड ऑफ अबाउट आवर कंट्री।
फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, लाइन बाय लाइन। द माइटी हिमवंत इज आर्स। माइटी किसे कहा गया है? जो वर्ड यहाँ पे हिमवंत है बच्चों, दिस डिस्क्राइब्स द ग्रेट हिमालयाज। द ग्रेट हिमालयाज, जिन्हें यहाँ पे माइटी करके डिनोट किया गया है। माइटी का मतलब बच्चों होता है विशाल। जो विशाल काय हिमालय हैं हमारे, और इन्हें क्या कहा गया है? हमारे। हमारे कहने का अर्थ ये है कि जो हिमालयाज हैं बच्चों, दे आर आर प्रोटेक्टर। ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हर तरह के थ्रेट से। दिस सनी गोल्डन, दिस नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। यहाँ पे क्या कहा गया है कि हिमालयाज जैसा इस पूरे अर्थ पे कोई भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो पोएट हैं वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं यहाँ की ब्यूटी को, जो इंडिया की ब्यूटी है। ठीक है, उसे ग्लोरीफाई किया जा रहा है। नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं द जेनरस गंगा इज आर्स। पहले बात हुई हिमालयाज की, अब बात हो रही है गंगा रिवर की। द होली रिवर, जिसे हमारी कंट्री में एक बहुत ही स्पेशल हम कह सकते हैं प्लेस मिला है। लोगों के इससे रिलेटेड क्या है बच्चों? इसे सीक्रेट माना जाता है। लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हैं इस रिवर के साथ। बट बात सिर्फ और सिर्फ इट्स नॉट अबाउट रिलीजियस सेंटिमेंट्स। बात ये भी है कि जो गंगा रिवर है, दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। क्योंकि बच्चों हम ये सब जानते हैं कि किस एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा चीज जरूरी क्या होता है? इरिगेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इरिगेशन। एंड फॉर इरिगेशन, जो भी एरियाज रिवर साइड में मौजूद होते हैं या फिर रिवर बेसिन के पास होते हैं, इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट गंगा रिवर बेसिन। किसकी बात हुई बच्चों? गंगा रिवर बेसिन की। तो गंगा रिवर बेसिन के अराउंड जितनी भी सिटीज आप देखेंगे, दे आर दी हब ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिया का मोस्टली जितना भी एग्रीकल्चर है, प्रोड्यूस है, वो वहीं से आता है। तो इसीलिए बच्चों इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। और एंड वी फील प्राउड ऑफ दीज थिंग्स कि हमारे पास हमारे हिमालयाज हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। हमारे पास गंगा है जिसे हम मदर भी मानते हैं, एक सीक्रेट रिवर मानते हैं, और एक रिलीजियस सेंटिमेंट इसके साथ हमारे जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ ये हमारी एक तरह से क्या है? अन्नदाता भी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस? ऐसे तो इस दुनिया में बहुत सी नदियां हैं, ठीक है, हर देश में हर जगह पे अपनी अपनी नदियां हैं, लेकिन जो ग्रेस गंगा रिवर का है, क्या कोई और रिवर उसे मैच कर सकती है? इसके समान कोई और रिवर है? द सीक्रेट उपनिषद आर आर्स। यहाँ पे अब बात आती है बच्चों उपनिषद की। उपनिषद क्या है? द होल टीचिंग्स ऑफ वेदास कंक्लूडेड इन उपनिषद। जितने भी वेद हैं, चार वेद हैं बच्चों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनकी जितनी भी टीचिंग्स हैं, उनका एक तरह से हम कहें अगर समराइज करके उन्हें डाला गया है उपनिषद में। और इतने बड़े ज्ञान के भंडार को अगर आप क्या करेंगे, उसका निचोड़ निकालेंगे, तो क्या होगा बच्चों? डेफिनेटली वो अपने आप में ही सेक्रेड है, और उस जैसा कोई और ग्रंथ या फिर हम कह सकते हैं और कोई नॉलेज उसके बराबर का नहीं है। इनको क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड स्क्रिप्चर्स, ग्रंथ। क्या कोई और स्क्रिप्चर्स है एल्स नेम विद देम, जिन्हें उपनिषद के की बराबरी जो कर सकें? दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स।
सनी गोल्डन लैंड कहा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हर तरह का आपको बच्चों इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे सर्दियां भी हैं, गर्मियां भी हैं, साथ ही साथ मॉनसून आती है, और ना सिर्फ और सिर्फ अगर हम वेदर की बात करें, इवन द ज्योग्राफिकल लोकेशंस आल्सो। यहाँ पे आपको अ, अगर ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, एल्पाइंस देखने को मिलेंगे, पहाड़ों में घास के मैदान वो देखने को मिलेंगे, तो साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों आपको डेजर्ट, गोल्डन लैंड किसे कहा जा रहा है, यहाँ पे डेजर्ट को ही कहा जा रहा है। क्लियर? क्योंकि जब डेजर्ट्स पे, रेगिस्तान पर रेत गिरी होती है, रेत को देख कर क्या लगता है, वो बिल्कुल एकदम दूर से सोने की तरह नजर आती है, इसलिए उसको कंपेयर किया गया है गोल्डन लैंड से। सनी गोल्डन लैंड, जब उस पर धूप पड़ती है। तो हमारे पास पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं, स्क्रिप्चर्स भी हैं, और हमारे पास रेगिस्तान भी है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। और हमें उसको क्या करना चाहिए, हमें उसे प्रेज करना चाहिए, हमें इस बात का हमें प्राउड फील होना चाहिए। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। यहाँ पे बड़े ही महान योद्धाओं ने जन्म भी लिया है। मैनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड। और कई सारे सेजेस, सेजेस का मतलब क्या होता है बच्चों, ऋषि मुनियों ने, कई ऋषि मुनियों ने यहाँ पे तप किया है, जिस कारण ये जो भूमि है हमारी, ये क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा पवित्र, प्योर हो चुकी है, उन्हीं के तप के कारण, उन्हीं के सेक्रीफाइस के कारण। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हेयर। और यहाँ पे आपको सबसे डिवाइन म्यूजिक भी सुनने को मिलता है। एंड हेयर आर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स अराउंड। और जितनी भी ऑस्पिशियस चीजें हैं वो यहीं देखने को मिलेंगी। हम देख पा रहे हैं इस पिक्चर के थ्रू, पोएट ने डिस्क्राइब किया है माउंटेन्स को, माउंटेन से आ रहे वाटरफॉल्स, ट्रीज, ग्रासलैंड्स, आपके रिवर्स, सेजेस, ऋषि मुनि, और आपके ग्रंथ, सीक्रेट स्क्रिप्चर्स। लास्ट में हेयर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट। यहीं पे आपको ब्रह्म का ज्ञान भी मिलता है। एंड द बुद्ध प्रीच्ड हिज धम्मा हेयर। और बुद्ध ने अपना धम्म, जो अपना ज्ञान था, वो भी यहीं पे ही प्रीच किया, यानी कि लोगों को बताया। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। हमें भारत को क्या करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए, और खुद को भी इस बात का गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। दिस पोएम वाज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हमारी जो पोएम है, इसकी एक्सप्लेनेशन का भी रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये भी क्लियर है बच्चों आपको। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इसका नाम था बच्चों द पॉटर, द पॉट मेकर। पॉट मेकर कहानी में हम देखते हैं, कहानी स्टोरी एक लड़की की जिसका नाम है सेंटीला। सेंटीला की मदर है जिनका नाम है बच्चों एरिनला। एंड दे बिलोंग फ्रॉम अ विलेज who are involved in the work of art of, or we can say skill of pot making। ये पूरा गांव ही पॉटर्स का गांव है, यानी कि जो घड़ा बनाते हैं या मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, उन लोगों का ये गांव है, और सभी लोग इसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ तक कि जो सेंटीला है उसका भी इंटरेस्ट किसमें है, उसको भी बहुत इंटरेस्ट है घड़े बनाने में। शी इज क्वाइट फैसिनेटेड टुवर्ड्स मेकिंग दिस पॉट्स। बट जो मदर है सेंटिला की, जिनका नाम है अरेनला, वो नहीं चाहती कि उनकी जो बेटी है वो पॉट मेकिंग का काम करे। अब इसके पीछे के कारण हमें बताए जाते हैं। उसके पीछे कारण ये थे कि जो पॉट मेकिंग का क्राफ्ट है, ये वर्क है, ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग वर्क होता है, और साथ ही साथ इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं। बट जो रिटर्न आता है लास्ट में, वो बहुत ही मिनिमम है। ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद भी, और इतने स्ट्रगल करने के बाद, जो आपका एक पूरा लॉट कंप्लीट होता है पॉट्स का, उसके जो आपको हम कह सकते हैं पैसे मिलते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। और इसलिए सिंड्रेला की मदर अरेनला ऐसा नहीं चाहती कि उनकी बेटी भी पॉट मेकिंग का काम करे। वो चाहती हैं कि वो क्या करे, शी वांटेड हर टू प्रैक्टिस वीविंग।
वो चाहती हैं कि वो कपड़े सिलने का, बुनाई करने का काम करें, ताकि इस काम में एक तो एफर्ट कम है, टाइम कम लगता है और बहुत ही कम समय में जो आपका प्रोडक्ट तैयार होता है उसकी जो वैल्यू है मार्केट में वो भी अच्छी खासी वैल्यू मिल जाती है। पर सेंटीला को वीविंग पसंद नहीं थी, उसे सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, उसे पॉट मेकिंग ही करना था। इसलिए वो छिप छिप करके अपनी मदर से, जब जब उसकी मदर खेत में जाती थी, या फिर यहाँ पे एक और पॉइंट है कि पॉट मेकिंग के लिए जो मिट्टी चाहिए वो लानी पड़ती थी कहाँ से बच्चों, जो 15 टू 16 किलोमीटर दूर एक नदी थी वहां से जाकर के वो मिट्टी अपने बास्केट्स में भरकर लानी पड़ती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि एरेनला नहीं चाहती थी कि सिंटीला इस काम में इन्वॉल्व हो। तो जब जब एरेनला मिट्टी लेने या फिर अपने खेतों में जाती थी तो सेंटीला घर से निकल जाती थी और जो एक्सपर्ट पॉटर्स थे गांव के वहां जाकर के उनको देखती थी और उनसे स्किल को सीखने की कोशिश करा करती थी। और ये बात धीरे धीरे एरेनला को भी पता लगने लगी थी कि सेंटीला चुपके से घर से बाहर जाकर के ये चीजें देखती है। और साथ ही साथ ये बात सिर्फ और सिर्फ सेंटीला और एरेनला तक नहीं बल्कि पूरे गांव में भी फैल चुकी थी, क्योंकि एरेनला जब जाती थी गांव में बाहर तो बाकी लोग भी इस चीज को नोटिस करते थे और इस बात का गॉसिप उन्होंने करना शुरू कर दिया था। एरेनला सेंटीला ये देखती कि किस तरह से पहले क्या किया जाता है, जो क्ले है, जो मिट्टी लाई गई है, ग्रे एंड रेड कलर की जो सॉइल लाई गई है नदी के किनारे से, रिवर बैंक से, उसको पहले सॉफ्ट किया जाता है बाय पाउंडिंग, पीट पीट करके उसको सॉफ्ट किया जाता है। फिर एक अ, आपका स्टूडेंट्स सिलेंड्रिकल बैम्बू होता है, उसमें डाल के उसको क्या करते हैं, उसको क्ले की शेप दी जाती है एंड देन लेफ्ट हैंड में उसका लंप बना करके राइट हैंड से व्हील को चलाते हुए उसकी शेप देने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ उसमें यूज करते हैं एक स्पैचुला का, ताकि उसको शेप दी जा सके। इज इट क्लियर? अब ये बात जब गांव वालों तक पहुंचती है तो गांव वाले आपस में बातचीत करते हैं और फिर गांव की जो पंचायत है वो बच्चों समन करती है सेंटीला के फादर मसूबा को। उन्हें बुलाया जाता है और उनसे कहते हैं कि हमें ये सुनने में आ रहा है कि आपकी जो डॉटर है या फिर जो आपकी वाइफ है वो उसे हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम चला आ रहा है पॉट मेकिंग का वो सिखाना नहीं चाहती, या फिर वो ये चाहती हैं कि कोई वो नया काम सीखे। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा, सब लोग गांव में इस एग्जाम्पल को फॉलो करने लगे तो कोई भी पॉट मेकिंग करना कंटिन्यू नहीं रखेगा और जो हमारा ये एंसेस्ट्रल वर्क है ये फिनिश हो जाएगा, ये जो लाइनेज है ये खत्म हो जाएगी पॉट मेकिंग की। तो यहाँ पे जो मसूबा है वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप कुछ ही वक्त बाद देखेंगे तो जो सेंटीला होगी वो क्या बन जाएगी, एक एक्सपर्ट पॉट मेकर के रूप में आप उसे देख पाएंगे। और ये कह के मसूबा वहां से चला जाता है, गांव वालों को प्रॉमिस करते हुए कि वो उनकी जो बेटी है सेंटीला वो कभी भी वीविंग नहीं सीखेगी बल्कि वो पॉट मेकिंग ही करेगी। और फिर शुरू होती है बच्चों, और फिर वो घर आके ये चीज को अपने डिस्कस करते हैं अपनी वाइफ अरेनला के साथ, और अरेनला भी फिर इस बात पे एग्री करने लगती है कि ठीक है, मैं सेंटीला को पॉट मेकिंग ही सिखाऊंगी। और फिर पॉट मेकिंग के लेसन शुरू होते हैं। अरेनला सेंटीला को लेके जाती हैं रिवर बैंक के पास, वहां से उससे मिट्टी को उठवाती हैं, बकेट बास्केट में रखवाती हैं और फिर लेकर के वो लोग जाते हैं अपने घर में, अपने फील्ड्स में आते हैं और वहां पे बच्चे उसको पाउंड करना शुरू करते हैं। और इसे पाउंड करते करते धीरे धीरे लेसन्स लेते लेते सेंटीला इस काम में अच्छी होने लगी थी। बट जब बात आती है पॉट बनाने की, बाकी सारी चीजें वो अच्छे से कर लेती है, लेकिन जब पॉट बनाने की बात आती है तो उससे जो पॉट थे वो बार बार टूट जाते थे। और सेंटीला उसकी शुरू में कोई मदद नहीं करती है, वो चाहती थी कि अरेंडा अपना काम सेंटीला अपना काम खुद से ही करे। बट जब वो देखती है कि सेंटीला से वो चीज नहीं हो पा रही तो फिर वो खुद आती है और उसको सिखाती है। और इस बात को देख करके सेंटीला के अंदर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आता है कि वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसको बना नहीं पा रही है। बट स्टिल शी केप्ट हर हार्ड वर्क, वो अपने हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखती है और केप्ट ऑन मेकिंग दोस पॉट्स, वो प्रैक्टिस करती रहती है। फिर उनके गांव का एक वो टाइम आता है जब सेंटीला मैच्योर हो जाती है एज अ गर्ल, और वहां पे एक कस्टम था कि
मैच्योर गर्ल्स को कुछ समय के लिए डॉर्मेटरीज में रखा जाता है। मैंने एक्सप्लेन किया था कि डॉर्मेटरीज क्या होती हैं, एक बड़ा सा हॉल जहाँ पे काफी सारे बेड्स होते हैं और वो काफी सारी गर्ल्स एक साथ वहाँ पे रहती हैं। वहाँ पे की जो केयर टेकर थी उसका नाम था अनुला, और अनुला को वो लोग आंटी भी कह के पुकारते थे, और अनुला एक बहुत ही अच्छी लेडी थी जो उन्हीं सभी लड़कियों का ध्यान रखा करती थी। एक दिन अनुला नोटिस करती हैं कि बार बार सेंटिला जो है प्रैक्टिस कर रही थी पॉट मेकिंग का, और उन्हें ये देख करके लगता है कि जो लड़की है सेंटिला, इसका काफी ज्यादा पैशन है, शी इज वेरी पैशनेट टुवर्ड्स दी टुवर्ड्स हर वर्क। और वो फिर कहती है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी पॉट मेकिंग, और फिर वो सिखाना शुरू करती हैं। जल्द ही उसे देखते देखते सेंटिला बहुत अच्छे पॉट्स बनाना शुरू कर देती है। बट एक कमी अभी भी थी, और वो कमी क्या थी बच्चों? वो ये कि सेंटिला के द्वारा बनाए गए पॉट्स का जो फेस हुआ करता, ऊपर की जो ओपनिंग थी, वो अभी भी ठीक से नहीं बन रही थी। इस पे अनुला ये कहती है कि ये चीज जाकर तुम किससे सीखोगी? अपनी मदर से सीखोगी, क्योंकि तुम्हारी मदर जो माउथ ऑफ द पॉट्स है उनको बहुत अच्छे से बनाना जानती हैं। और फिर सेंटिला आती है अपनी मदर के पास, और तभी उनकी मदर कहती है कि हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगी, और हमें काफी सारे पॉट्स भी बनाने हैं क्योंकि इट वाज द टाइम ऑफ ब्राइट सनशाइन, और हो सकता है कि ये ब्राइट सनशाइन इससे पहले कि चली जाए, हमें क्या करना चाहिए, खूब सारे पॉट्स, हम जितने पॉट्स बना सकते हैं उनको बना करके धूप में हमें रख देने चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स उसके बाद कि दोनों फिर वो बनाने लगते हैं, पॉट्स बनाना शुरू करते हैं। अपनी मदर को देखते हुए सेंटिला भी बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है और बड़ी ही स्पीड के साथ पॉट्स बनाना शुरू करने लगती है। और कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि जो अरेला है वो ये कहती है कि आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर, कि मैं काम कर करके थक चुकी हूँ और मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ, और वो अंदर चले जाती है। और फिर उसके बाद सेंटिला ही सारे पॉट्स बनाना शुरू करती है, और बनाते बनाते जितने पॉट्स सेंटिला ने बनाए थे, अरेला ने बनाए थे, उतने ही पॉट सेंटिला भी फटाफट से बना देती है। बस एक पॉट की कमी थी वहां पे। ठीक है, तो वो टैली जो था उनका पूरा मैच हो जाता, जितने अरेला ने पॉट्स बनाए थे उतने ही सेंटिला भी बना देती। बट उससे पहले सेंटिला को भूख लगती है और वो थक भी गई थी, तो वो अंदर जाती है अपने घर के अंदर कुछ खाना खाने। तभी वो देखती है कि वहां पे उसकी मदर, शी वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर एंड शी वॉज नॉट ब्रीदिंग। और फिर वो चिल्लाते हुए पूरे गांव वालों को बुलाती है, गांव वाले वहां आते हैं, और वो तब इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि एरेनला इज डेड। मसूबा को भी बुलाया जाता है, और इस तरह से नेक्स्ट डे उनका जितना भी जो लास्ट राइट्स हैं वो परफॉर्म वगैरह किए जाते हैं, जो अंतिम संस्कार है वो सारी चीजें होती हैं। बट यहाँ पे जो सेंटीला है, तो वो बहुत ज्यादा दुखी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके वजह से उसकी मदर की ऐसी हालत हुई, क्योंकि वो बहुत फोर्स कर रही थी कि मुझे पॉट मेकिंग सीखनी है, आप मुझे सिखाइए, और तब जाके उनकी मदर की तबीयत खराब हुई। जबकि हम सब जानते हैं कि बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सेंटीला को लग रहा था, बट इट वॉज नॉट ट्रू। और फिर अनुला वहां पे आती है। अनुला देखती है कि वो ऑब्जर्व करती है कि जो ये पॉट्स हैं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और फिर जब वो अंदर जाके देखती है उन पॉट्स में, शी फाइंड्स आउट कि यहाँ पे दो रोज बनाए गए हैं पॉट्स के, और दोनों ही रोज कैसे हैं, बहुत ही खूबसूरत पॉट्स बनाए गए हैं। फिर उन्हें याद आती है वो बात की उन्होंने ही तो कहा था सेंटिला से कि तुम जाकर के अपनी मदर अरेनला से सीखो कि किस तरह से ओपनिंग ऑफ दी पॉट या फिर माउथ ऑफ दी पॉट बनाना चाहिए। एंड देन she thought that she had just witnessed कि अभी उन्होंने क्या देखा है, profound revelation। profound यानी कि जो बहुत ही powerful moment of realization उनको हुई कि in the two batches of still moist pots standing side by side, अभी भी वो pots क्या है, ऐसा नहीं कि pots बहुत पुराने हैं, वो बहुत ही moist है, यानी कि उन्हें अभी बनाया गया है। they are lying side by side in perfect symmetry, और बिल्कुल सिमेट्री में वो रखे गए हैं इनसाइड द शेड के अंदर। और फिर वो इस बात को कंक्लूड कर पाती हैं कि अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न, यानी कि एक नए पॉट मेकर का जन्म हुआ है। और वो कौन है बच्चों? हम सब जानते हैं ये नया पॉट मेकर और कोई नहीं बल्कि सेंटीला है। यानी कि सेंटीला भी अब एक प्रोफेशनल पॉट मेकर बन चुकी है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है हमारा। इसका नाम था, इसके पोइट का नाम,
राइटर का नाम था बच्चों थेम्सुला आओ। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम तीनों ही चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को रिवाइज कंप्लीटली कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके सबके अब क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।